नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुकी है। आपकी दूसरी भी एग्ज़ाम है जो है एमपी टेट मेन म्यूज़िक एग्ज़ाम, बीपीएससी, यूपीटीजीटी, ऑल द म्यूज़िक एग्ज़ाम, यानी जितनी भी ऑल ओवर इंडिया म्यूज़िक एग्ज़ाम है, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, सभी की सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा तैयारी कराई जा रही है। इसमें मैं आपकी थ्योरी क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहा हूँ, जिसमें इस श्रृंखला में आपकी थ्योरी क्लास 7 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी क्लास 7 तक जिन्होंने भी नहीं देखा है तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, तो आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है तो वो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके करवाए हैं। अभी यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम हमारी काफ़ी करीब आ चुकी है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपके सारे म्यूज़िक के इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं आपके, या इम्पोर्टेंट आपके जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आज का जो हमारी क्लास है वो आपकी थ्योरी क्लास नंबर 8 है। तो आज हम वो थ्योरी क्लास नंबर 8 शुरू कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आज मैंने आपका टॉपिक लिया है। तो चलिए देखते हैं क्या टॉपिक है। मैं स्वागत करता हूं आपका सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल में। अब देखिए टॉपिक हमारा आज का क्या है, ग्रंथ नाट्य शास्त्र का पूर्ण विवरण। आज हम पूरा नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि संगीत का एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बिना संगीत अधूरा है। यानी इसकी बात अगर हम नहीं करें तो संगीत की बात ही हमने नहीं की। और कोई पेपर में अगर नाट्य शास्त्र का क्वेश्चन नहीं आया तो वो पेपर भी अधूरा है। तो ये जो हमारा टॉपिक है नाट्य शास्त्र, ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपके सारे थ्योरी क्लासेस जो 7 तक हैं वो करवा दिए हैं, तो वो भी आप देखिए जाके। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और दिल से आवाज़ आए तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा कि मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर अभी 300 प्लस वहाँ पे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप अगर उस चैनल के माध्यम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। वहाँ पे डेली मैं 5 MCQ आपके कराता हूँ संगीत के, जो कि अभी काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। यानी उस चैनल को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन 6 से 8 महीने हो चुके हैं, और 300 के ऊपर वहाँ पे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप लोगों का फ़ायदा है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप अगर मेरा कॉम्बो ख़रीदना चाहते हैं तो वो आपको 750 का था, लेकिन ऑफ़र में अभी 500 का चल रहा है, तो आप उसको ले सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जिसमें वेरी सरप्राइज़ नाम से आपका वो वीडियो है, तो वो आप जाके उसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एमपी टेट की एग्ज़ाम के लिए है, सारी एग्ज़ामों के लिए वो इम्पॉर्टेंट मैंने बताया है। प्लस मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि टेस्ट जो संख्या है, टेस्ट नंबर 1, वो आपका लॉन्च हो चुका है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसको ख़रीद सकते हैं, जिसकी मिनिमम प्राइस मैंने रखी है 101 रुपीज़। वो एक दक्षिणा क्या आप गुरु दक्षिणा के रूप में रखी गई है। तो आप अगर उसको लेना चाहते हैं, जो कि यूजीसी नेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चुन के मैं उसमें आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। अभी 2 व्यूअर्स ने वो ख़रीद चुके हैं। तो अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं और पूरी डिटेल चाहते हैं तो उसका भी मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, ग्रंथ नाट्य शास्त्र। तो देखिए नाट्य शास्त्र सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया है, ये एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। भरत मुनि जी द्वारा। नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखी गई बुक शास्त्र का नाम है। नाट्य शास्त्र को संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। भारत द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रुति सिद्धांत के आधार पर रखी गई जातियों में समूचे लोक का संगीत समाया हुआ है। तो ये मैंने जो आपको मैं बता रहा हूँ ये नाट्य शास्त्र के बारे में है, जो आपने अभी थोड़ा सा देखा। तो इसमें आपने क्या देखा कि जो शास्त्र का नाम है वो नाट्य शास्त्र है,
और ये ग्रंथ आधार ग्रंथ माना जाता है। फिर भरत द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रुति सिद्धांत के आधार पर रखी गई जातियों में समूचे लोक का संगीत समाया हुआ है। यानी इन्होंने जितनी भी उस टाइम जो चलता था संगीत, उसके बारे में श्रुति सिद्धांत में इन्होंने उसके आधार पे पूरा लोक संगीत को भी उसमें समा दिया है। फिर प्राचीन समय के भारतीय संगीत का यदि कोई भी शास्त्र उपलब्ध है तो वह भरत का नाट्य शास्त्र है। यानी हम जितना भी आज के समय में संगीत सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भरत के नाट्य शास्त्र की देन है। क्योंकि पहला ग्रंथ और आधार ग्रंथ वही माना जाता है जिससे हमारे सारे ग्रंथों का हमको सार उसमें, मतलब सारे ग्रंथों में उसका सार थोड़ा थोड़ा हमको देखने को मिलता है। अब आगे बात करें, फिर उसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ लिया। फिर उसके बाद कनिष्क काल के दौरान ही भरत ने संगीत का प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र की रचना की। अब आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से काल में, तो कनिष्क काल आएगा। अच्छा, इसका एक युग आप याद रखिएगा कि नाग युग में ये लिखा गया ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं, परंतु सर्वसहमति से इसे 5वीं सदी का शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं। देखिए, अब इसमें कई अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आए तो 4वीं सदी अगर दे रखा हो एग्ज़ाम में तो फिर आप उस हिसाब से लगाइएगा। लेकिन सर्वसहमति से इसका जो माना जाता है समय काल, वो 5वीं शताब्दी इसका माना जाता है। अब इस ग्रंथ में क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। फिर विद्वानों के मत हैं। फिर अध्यायों की संख्या इसमें कितनी है, 36, टोटल 36 अध्याय इसमें नाट्यशास्त्र में है, जिसमें संगीत से जुड़े जो आपके अध्याय हैं वो आपके हैं 28वां अध्याय, 29वां, 30वां और 33वां अध्याय तक इसको दिया गया है। फिर विद्वानों की मान्यता है कि भरत का अर्थ है अभिनय करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो आप याद रखिएगा भरत का क्या अर्थ है। इसीलिए भरत नाम नाटक के शास्त्रकारों के साथ जुड़ा है। इसीलिए ये नाम किससे जुड़ा है, नाटक के शास्त्रकारों से। अर्थात यह ग्रंथ किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। अब देखिए, भरत उस टाइम पे, अब उस समय के जो सदी के लिखे गए ग्रंथ थे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि उस समय इन्होंने यही भरत थे, और भी भरत उस टाइम हुए हैं। तो उन्होंने जो नाट्य के हिसाब से उसको, जो शास्त्रकार, जैसे मैंने बताया कि भरत नाम जो है वो नाटक के शास्त्रकारों से जुड़ा है, तो इसीलिए इस ग्रंथ का नाम किसने, एक व्यक्ति की रचना नहीं मानी जाती है, इसीलिए भरत उसमें नाम दे दिया गया है। इनमें पाठ भेद तथा अध्यायों एवं श्लोकों की संख्या और क्रम भेद से यह पता चलता है कि इस ग्रंथ में काफ़ी बदलाव होते रहे होंगे, परंतु फिर भी अधिकतर विद्वान का यही मत है कि यह एक ही व्यक्ति की रचना हो सकती है। यद्यपि नाट्य शास्त्र का विषय नाट्य है, संगीत नहीं है। अब देखिए, नाट्य शास्त्र का जो मेन विषय है उसके नाम से स्पष्ट है कि वो नाट्य है, लेकिन फिर भी उसमें अपने नाटकों में संगीत का विशेष स्थान होने के कारण भरत ने नाट्य शास्त्र में संगीत पर काफ़ी विचार किया है। अब नाट्य बिगड़ संगीत के तो नहीं बना होगा, तो संगीत का उपयोग भी किया उसमें, तो इसीलिए भरत जी ने क्या करा, फिर नाट्य शास्त्र में संगीत को भी शामिल करा है नाट्य शास्त्र ग्रंथ में। फिर भरत ने संगीत के कई अध्याय नाट्य शास्त्र में शामिल किए हैं, जिसमें आपका 28वें से 33वां अध्याय शामिल आपका है। कुल कितने अध्याय हैं इसमें, 36 अध्याय, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनमें ग्राम की संख्या 2 मानी गई है। देखिए, टोटल ग्राम आपके संगीत के हैं षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम, लेकिन 3 ग्राम है। लेकिन जो नाट्य शास्त्र में उल्लेख मिलता है वो 2 ग्रामों का ही मिलता है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। जातियों की संख्या इसमें 18 मानी गई है। सर्वप्रथम जाति के 10 विध लक्षणों का उल्लेख भी इसी में मिलता है। अब देखिए, आज के आधुनिक समय में हम राग के लक्षण पढ़ते हैं, राग के 10 लक्षणों को पढ़ते हैं, तो वही जो जाति के लक्षण हमारे थे 10 लक्षण, उसको ही राग के लक्षण हमारे आधुनिक समय में हम देखते हैं। सर्वप्रथम ध्रुवा गीत का उल्लेख एवं ध्रुवा गीत के 5 प्रकारों का उल्लेख भी हमको कहाँ मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है। अब देखिए, प्राचीन काल में अलग अलग गीत हुए हैं, जाति गान हुआ है, ध्रुवा गान हुआ है, तो ये सब का उल्लेख भी हमको सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरत ने कुल अलंकारों की संख्या 33 मानी है, तो आप याद रखिएगा भरत जी ने कितने अलंकार बताए हैं, 33 अलंकार बताए हैं।
और ध्रुवा गान जो आपका है ये नाट्य से ही संबंधित है। नाटक जब होता था और नाट्य में जो गान गाया जाता था तो उसी को ध्रुवा गान कहते हैं, और उसमें जो अलग अलग पार्ट होते थे तो वो उसके प्रकारों में विभाजित है। कभी मैं ध्रुवा गान पर अगर वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसमें पूरा आपको समझाऊंगा। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र का प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय से लेकर 27 अध्याय तक का संबंध नृत्य से है। कुल 36 अध्यायों में बाकी बचे हुए 6 अध्याय जो हैं यानी 28 से लेकर 33 अध्याय तक जो है वो आपका संगीत से है, जैसा कि मैंने बताया। अब 28वें अध्याय की हम बात करते हैं तो 28वें अध्याय में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों के प्रकार और वर्गीकरण के विषय में इस अध्याय में वाद्य के 4 भेद यानी कौन कौन से आपके शुशीर, तत्, अवनद और घन वाद्य, ये जो भेद हैं ये इन्होंने बताए, तथा आगे क्या बताया है, नाटक में किस प्रकार प्रयोग किया जाना है यानी इन वाद्यों का किस प्रकार प्रयोग किया जाना है वो सब बताया है। अनेक वाद्यों के सम्मिलित ध्वनि को कुतुब कहा जाता है। अब देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ से ये बनता है कि वाद्य वृंद यानी जो अनेक वाद्यों का जो जैसे आज के समय में हम बात करें ऑर्केस्ट्रा, तो इस प्रकार का जो पहले वाद्य वृंद होता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कुतुब कहा जाता था। और कुतुब का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, तो वो हमको मिलता है नाट्यशास्त्र में। ये बेसिक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको याद रखिएगा। इसमें कहा गया है कि जब आतोद अर्थात तंत्री वाद्यों का वादन स्वर, ताल और पदों गीत का आश्रय लेता है तो वही गांधर्व कहलाता है। अब ये भी याद रखिएगा आप, वाद्यों के लिए आतोद शब्द का प्रयोग भी हमको कहाँ मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है। यह अध्याय संगीत शास्त्र से संबंधित है। तद अनुसार नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 28वें अध्याय में वाद्यों के 4 प्रकार बताकर स्वरों के 7 प्रकार तथा उनके वादी संवादी आदि भेद तथा स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति आदि का वर्णन किया गया है। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र के इस अध्याय को 151 श्लोकों में समाप्त किया गया है, यानी 151 श्लोकों में इसको समाप्ति किया गया है। अब याद रखिएगा कि 28वें अध्याय में कितने श्लोक हैं, 151 श्लोक है, और टोटल 9 स्वर आपके भरत जी ने बताए हैं, 18 जातियाँ बताई हैं। तो आप याद रखिएगा इनके जो 2 विकृत स्वर जो हैं अंतर्गंधार और काकली निषाद, तो आप याद रखिएगा। चलिए अब 29वां अध्याय आपका आता है। 29वें अध्याय में इस अध्याय में यह बताया गया है कि किस भाव और किस रस के लिए किस जाति का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे भरत मुनि का रस सूत्र, रस सिद्धांत ब्रैकेट में, इसके बाद गीति का वर्णन करते हुए उसके 4 भेदों को बताया गया है। इसके उपरांत वाद्य, अब देखिए रस का पूरा वर्णन तो हमको 6ठे अध्याय में मिलता है, लेकिन इससे जाति से संबंधित इस अध्याय में इसका बताया गया है। इसके उपरांत वाद्य वादन के लिए विस्तार, करण, अविद्ध, व्यंजन जैसी 4 धातुओं को बताया गया है। इसके साथ ही तंत्र वाद्यों का वर्णन तथा वीणाओं की चर्चा की गई है। इस प्रकार वीणा के स्वरों के विषय में इस अध्याय में कुल 156 श्लोक हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कितने श्लोक हैं इस अध्याय में, 156 श्लोक हैं आपके 29वें अध्याय में। अब 30वें अध्याय की बात करते हैं हम, तो भरत मुनि के 30वें अध्याय में इस अध्याय में शुशिर वाद्य यानी वंशी का वर्णन है। तो अब जो 30वां अध्याय आपका है इसमें शुशिर वाद्यों का वर्णन मिलता है। वंशी में 4, 3 और 2 श्रुतियों में उत्पन्न होने वाले स्वरों का वादन करने का विधान बताया गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि साधारण और काकली स्वरों को किस प्रकार से उत्पन्न किया जाए। उनके अनुसार शरीर उत्पन्न यानी कंठ स्वर, वीणा स्वर और वेणु के स्वरों में एक रूपता हो जाने पर ये वह अधिक अच्छा लगता है। इस प्रकार भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र के इस अध्याय में केवल 13 श्लोक हैं। तो आप याद रखिएगा कि 13 श्लोक हैं इस अध्याय में, इम्पॉर्टेंट है। अब 31वें अध्याय की बात करते हैं। इसमें लय तथा ताल का विधान बताया गया है। उनके अनुसार कलापात और लय से युक्त काल वह खंड जो धन वाद्यों में आता है, घन वाद्यों में आता है, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे घन आएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ।
ठीक है, तो ये घन आप इसको सही कर लीजिएगा धन की जगह। ताल भी सामान्यतः निशब्द और सशब्द जैसी दो प्रकार की क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। अब दो प्रकार की क्रिया होती है, एक निशब्द होती है और एक सशब्द होती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद गीत के 7 प्रकार को समझाया है। फिर इनके द्विकल और चतुष्कल भेदों का निरूपण किया है। 502 श्लोकों में इस अध्याय को समाप्त किया गया है। तो अब याद रखिएगा कि इसमें कितने अध्याय हैं, 502 अध्याय हैं आपके 31वें अध्याय में। फिर आता है आपका 32वां अध्याय नाट्य शास्त्र भरत मुनि। 32वें अध्याय में, इस अध्याय में गीत के उन प्रकारों के विषय में बताते हैं जिन्हें नारद आदि मुनियों ने ध्रुवा कहा है। जब गीत एक वस्तु में निबद्ध हो जाए तो उसे ध्रुवा, 2 वस्तु में निबद्ध होने पर परिगीतिक, 3 वस्तुओं में निबद्ध गीत को मद्रक और 4 वस्तुओं में निबद्ध गीत को चतुष्पदा कहते हैं। अब देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक वस्तु में निबद्ध हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे ध्रुवा कहेंगे। 2 वस्तुओं में हो जाए तो परिगीतिक कहेंगे, 3 वस्तुओं में मद्रक कहेंगे और 4 वस्तुओं में निबद्ध कहेंगे। और ये किस में वर्णन मिल रहा है, 32वें अध्याय में। तो आप याद रखिएगा ध्रुवा में त्रयंत्र और चतुस्थ ताल रहती है। अब ध्रुवा में कौन सी ताल रहती है, त्रयंत्र और चतुरस्थ। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। इस अध्याय में गायकों एवं वादकों के आचार्य के शिष्य के कंठ स्वर के गुण दोषों को समझाकर 525 श्लोकों में इस अध्याय को समाप्त किया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि इसमें कितने श्लोकों में समाप्त किया है, तो 525 श्लोकों में इसको समाप्त किया गया है। अब आखिरी अध्याय जो हमारा संगीत का है, ऐसे तो कुल 36 अध्याय है लेकिन 33वें अध्याय में संगीत हमारा खत्म होता है। तो यह अंतिम अध्याय है। देखिए क्या है इसमें, 33वें अध्याय में, इस अध्याय में अवनद वाद्यों के अंतर्गत उनकी उत्पत्ति, उपयोगिता तथा इसके साथ ही मृदंग, प्रणव व दुर्धर वाद्यों की वादन विधि और उनके लक्षणों को बताया गया है। अब कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रणव वाद्य किस कैटेगरी में आता है, तो वो अवनद वाद्य की कैटेगरी में आता है। दुर्धर किस कैटेगरी में आता है, तो वो भी अवनद वाद्य की कैटेगरी में आता है। इनका वर्णन कहाँ मिलता है, तो इनका वर्णन नाट्य शास्त्र के 33वें अध्याय में मिलता है। तो ये आप याद रखने वाली चीज़ें यही सब है। अब आगे हम देखें, और उनके लक्षणों को बताया गया है, यानी वादन विधि इनकी और उनके लक्षणों को। उनके अनुसार चमड़े में मढ़े हुए जितने वाद्य होते हैं उन्हें अवनद समझना चाहिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जितने भी चमड़े में मढ़े हुए वाद्य होते हैं उन्हें अवनद हमें समझना चाहिए। इसके बाद उपहस्तों, फिर ब्रैकेट में कर्तरी, समहस्त और हस्त्र पाणित्र्य, वर्तना और दंड हस्त को समझाकर उत्तम वादकों के लक्षण एवं गुण तथा मृदंग के गुणों को बताकर 301 श्लोकों में इस अध्याय को समाप्त किया गया है। तो आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने आपका नाट्य शास्त्र पूरा संगीत का लेकर कंप्लीट करा है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो लगे, मैंने इसको अलग से मेंशन किया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। नाट्य शास्त्र में चित्रा और विपंची वीणा का उल्लेख भी मिलता है। भरत की वीणा को मत कोकिला कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ये मत कोकिला लिखा गया है मेरे से, इसको मत कोकिला आप सही कर लीजिएगा, मत कोकिला। ठीक है, तो यह आपका मत कोकिला आ जाएगा। फिर उसके बाद भरत की वीणा मत कोकिला जो 21 तंत्री की होती है, चित्रा होती है 7 तंत्री की, विपंची होती है 9 तंत्री की। शिवजी की वीणा का नाम अवलंबी वीणा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि शिवजी की वीणा का नाम क्या है, तो वो अवलंबी वीणा है। नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव गुप्त जी द्वारा 10वीं शताब्दी में अभिनव भारती लिखी गई। अब देखिए नाट्य शास्त्र पर भी 2-3 टीकाएँ लिखी गई है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो वो आपकी है वो अभिनव गुप्त जी द्वारा 10वीं शताब्दी में अभिनव भारती लिखी गई। इस प्रकार से आपका नाट्य शास्त्र समाप्त होता है।
ये मेरी पूरी कोशिश थी आपको नाट्य शास्त्र ग्रंथ को लेके, जो कि आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं। तो आप तैयारी करिए और खुश रहिए, और आपकी जितनी भी तैयारी चल रही है आप उसको भी बताइए, और जैसा मेरा आपको क्लासेस लगती है उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा क्या क्लासेस लगती है और आप क्या और एक्स्ट्रा उसमें चाहते हैं। जैसे व्यूअर्स ऑन कमेंट भी करते हैं अलग अलग, कई व्यूअर्स कहते हैं कि सर राग पे वीडियो लाएं, तो उस पर भी काम चल रहा है। आपके एमसीक्यू पे भी काम चल रहा है। एमसीक्यू के वीडियो मैं पहले भी लाया हूँ, लेकिन थोड़ा कुछ नेटवर्क इशू आता है, तो उसको मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो आपके एमसीक्यू के वीडियो भी, जैसे थ्योरी की ये कंप्लीट होती है, जैसा मैंने शुरू में बताया 10 आपकी क्लासेस जैसे ही कंप्लीट होती है तो मैं आपकी एमसीक्यू की क्लासेस शुरू कर दूँगा। बाकी सारे मैंने डिटेल्स आपको मेरे चैनल के बारे में बता दी है, कॉम्बो के बारे में भी और आपके टेस्ट के बारे में भी। अब आपको फीडबैक आपको देना है, आपको कैसा क्या लगता है। अगर दिल से आवाज़ आए तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।